दीदी ने अपनी सास से पूछा, मम्मी जी आज खाने में क्या बनाऊं? रेखा देवी बोली, पूछ तो ऐसे रही है जैसे हर रोज हमसे ही पूछकर बनाती है। दीदी ने कहा, जिस दिन पापा जी बाजार जाते हैं उस दिन बाजार से बहुत सारी सब्जियां लाते हैं, तब तो पूछकर ही बनाती हूँ। जब आप लाती हैं तो कोई एक ही सब्जी लाती हैं, उसमें भला क्या पूछना। जवान तो कैंची जैसी हो गई है इसकी, देखो तो कैसे जवाब देती है। जैसे संस्कार दिए हैं मायके वालों ने वैसे ही तो दिखाएगी यहाँ। ना खाना बनाना आता, ना घर का काम, बस बहस करवा लो महारानी से। दीदी बोली, माँ जी आप मेरे संस्कार की बात ना करें, मुझे भी आपसे बहस नहीं करनी। बताना हो तो बताइए, नहीं तो और भी काम है मेरे पास, बच्चे आते ही होंगे स्कूल से। दीदी इतना कहकर रसोई में चली गई। ये दीदी के ससुराल में रोज होता है। दीदी और जीजाजी मनीष के विवाह को 15 साल पूरे हो चुके हैं। इतने सालों तक चू भी नहीं किया दीदी ने, बस सुबह से शाम तक ससुराल वालों की खातिरदारी में लगी रहती। देवर का भी अभी 2 साल पहले विवाह हुआ। देवरानी ऐसी आई कि 1 साल में ही सास से तंग आकर देवर के साथ अलग रहने लगी। उसमें भी सास को दीदी ही बुरी लगती। रेखा देवी कहती, छोटी बहू रानी पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है वहाँ, इसलिए चली गई। घर के कभी उसकी बुराई नहीं की, क्योंकि वो दहेज में दीदी से दुगुने पैसे जो लेकर आई थी। ऊपर से उसके पिता, बड़े भाई, छोटे भाई सभी सरकारी पद पर ऊंचे ओहदे पर थे। आते तो हमेशा खूब सामान देकर जाते, जो रेखा देवी की जुबान बंद करने के लिए काफी होता। कहकर जाते, रेखा जी हमारी बेटी नाजुक है, इससे घर का काम नहीं होता, कहिए तो हम नौकरानी लगवा दे। खूब जवाब देती छोटी बहू पर, मजाल है उसको एक सुनाई हो। आज तक रेखा देवी ने, क्योंकि समान पैसे के लिए सब कुछ सुनने को सहने को तैयार थी रेखा देवी। दूसरी तरफ बेचारी दीदी, पिताजी किसान थे, एक भाई वह भी छोटा था। इस वजह से बेचारी को हमेशा ताने सुनने पड़ते। जब विवाह करके आई तो मनीष ने साफ कह दिया, मेरे छोटे भाई बहन अब तुम्हारे बच्चे जैसे हैं, इसके विवाह तक सारी जिम्मेदारी हमें ही निभानी है। दीदी भी मनीष जी की बातों पर खरी उतरी। अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार दिया उसने देवर और ननद को। बच्चे भी उसने विवाह के काफी समय बाद हुए, क्योंकि मनीष को लगता था कहीं मेरे भाई बहन की तरफ दीदी का ध्यान कम न हो जाए। वैसे तो मनीष जी दीदी को बहुत प्यार करते थे, उसी के सहारे वह रेखा देवी की कड़वी बातों को सहन कर लेती। अब ननद भी घर से विदा हो गई, पर अब दीदी जवाब देने लगी थी। अब वो भी अपने शरीर, मस्तिष्क और को आराम देना चाहती थी। हर वक्त कितना सहे। दीदी ने एक बात समझ ली थी कि आप जितना जुल्म सहोगे, लोग उतना ही आप पर जुल्म करेंगे। जिस दिन आपने आवाज उठाई उसी दिन से कुछ कम हो जाएंगे। दीदी खाना बना रही होती है, तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। रेखा देवी बोली, अरे सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? कब से घंटी बज रही है, बहरी हो गई है, दिखता नहीं मैं पूजा कर रही हूँ। रेखा देवी इतना कहकर अपने जाप करने लगी। दीदी दौड़ती हुई आई और दरवाजा खोला। अरे सुधा, आप इस समय सब ठीक तो है ना? सुधा गुस्से में, अरे भाभी अंदर भी आने दोगी या सब बाहर ही पूछ लोगी? सुधा रोती हुई चिढ़कर बोली। अपनी बिटिया की आवाज सुनकर रेखा देवी पूजा के बीच में ही छोड़कर आ गई। सुधा सब ठीक तो है ना? इस वक्त तू अकेली आई है या दामाद जी भी साथ है? माँ, अनर्थ हो गया। आपकी बेटी को उसकी सास और पति ने मिलकर धक्का मारकर घर से भगा दिया और कहा, जा अपने मायके, हमें अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना आज के बाद। रेखा देवी गुस्से में बोली, इतनी हिम्मत उन दोनों की, मुझे तो पहले ही पता था वो ऐसे ही हैं। पर मनीष के बाबूजी कहाँ मानने को तैयार थे, कहते बहुत संस्कारी लोग हैं, दिख गए उनके संस्कार। तू रो मत बिटिया, आने दे मनीष और तेरे बाबूजी को, फिर देखती हूँ इन लोगों को। दीदी बोली, माँ जी किसी भी फैसले पर पहुँचने से पहले सुधा से पूछ तो लीजिए कि बात क्या हुई। सुधा, बताइए ना क्या हुआ। जीजाजी तो काफी सुलझे हुए सरल स्वभाव के हैं, मुझे नहीं लगता कि वह बेवजह तरह बेवजह इस तरह बदतमीजी से बात करेंगे। हाँ हाँ, तुझे तो मेरी सुधा ही गलत लगेगी जब से आई है, बस हम माँ बेटी के पीछे ही पड़ी रहती है। दीदी बोली, माँ जी मैं सुधा से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं, तो बेहतर है आप थोड़ा चुप रहे। तो बोलिए सुधा दीदी, क्या बात हुई? सुधा फफक कर रोने लगी। भाभी मेरी कोई गलती नहीं, आप ही बताइए, किट्टी पार्टी जाने में क्या भला क्या बुराई है? आजकल सभी लेडीज जाती हैं, मैंने बस इतना कहा मैं किटी जा रही हूँ, मम्मी का खाना नौकरानी बना देगी, कोई ज़रूरत हो तो बता देना। आपके जीजाजी बरस पड़े, कहते, दिखता नहीं माँ की तबीयत कितना खराब है, तुम्हारा ये रोज रोज का बाहर जाकर पैसे खर्च करना मुझे पसंद नहीं। अब आप ही बताइए, उनकी माँ तो हमेशा से ही बीमार रहती हैं, तो क्या मैं अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दूँ? बोलते हैं तू जब से आई हो घर में नौकरानी का खर्चा, तुम्हारे अनाप-शनाप के खर्चे इतने हो गए हैं, मुझे छोटी बहन की शादी भी करनी है, इन सब चीज़ों के लिए मैं पैसा नहीं है मेरे पास।
मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने भी कह दिया, भाभी, कंगालों के घर शादी हुई है मेरी। मेरे तो कर्म फूट गए। एक बीमार औरत, एक कंजूस पति, कुंवारी ननद के बीच फिस कर रह गई हूँ मैं ऐसे ही रहूँगी, नौकरी कर लूँगी पर अपने शौक नहीं छोड़ूँगी। बस इसी बात पर इतना सुनाया, भाभी। नौकरी करनी है तो अपने मायके जाके करो, यहाँ माँ की सेवा करनी होगी, इसलिए मैं आ गई। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊँगी, भाभी। कोई वहाँ मुझसे प्यार नहीं करता। दीदी सुधा की पूरी बात सुनकर सुधा के आंसू पोंछते हुए बोली, ऐसा नहीं है सुधा की कोई आपसे प्यार नहीं करता, गलती आपकी भी है। रेखा देवी बोली, ये क्या बोल रही है तू? एक तो वो इतनी परेशान है, तू उसी को गलत बोल रही है। यही संस्कार दिए हैं तेरे माँ बाप ने तुझे कि अपनी ननद को उल्टा जवाब दे। माँ जी, आप बार बार क्यों मेरे मायके और संस्कार को बीच में लाती हैं? और माँ जी, आप संस्कारों की बात तो कीजिए ही मत। ये आपके ही संस्कार है जिस कारण सुधा अपना स्वर्ग जैसा ससुराल छोड़कर लड़ झगड़ कर यहाँ आई हैं। अगर संस्कार दिए होते तो अच्छे बुरे की पहचान करना आता। इन्हें मैंने कभी अपनी ननद नहीं, हमेशा बहन माना है। सुधा, क्या गलत कहा जीजा जी ने? पता है आपको, जब मैं ब्याह के आई यहाँ तब आपके भैया ने साफ कह दिया था, मैं कोई पैसा नहीं दूंगा तुम्हें फिजूल खर्च के लिए। मेरे सामने दो बड़ी जिम्मेदारियां हैं, मेरे छोटे भाई बहन, पिताजी बीमार रहते हैं, आमदनी का जरिया सिर्फ मेरी छोटी सी नौकरी है। आप लोगों की देखभाल के कारण ही हम लोगों ने कोई बच्चा नहीं सोचा, पर रोज रोज माँ जी के ताने भी सहे, लगता है बांझ ही रहेगी ये। जरूर कोई कमी है इसमें, तभी बच्चे नहीं हो रहे। अरे हमारे कर्म फूटे थे जो ऐसी बहू हमें मिली। तब मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची। मैंने कह दिया आपके भैया से, समाज मुझे जीने नहीं दे रहा है, अपना फैसला बदल लीजिए, एक बच्चा कर लेते हैं। आपके भाई भाई बहन की कोई अनदेखी नहीं होगी। तब जाकर मुन्ना मेरी गोद में आया। दिन भर माँ जी के ताने और घर के कामों में लगी रहती। शायद ही कभी मैंने बाजार का रुख किया हो, मन मान कर रह जाती। अगर मैं भी आपकी तरह घर छोड़कर चली जाती तो क्या जो स्थिति इस घर की है वो होती, आप अच्छे से जानती होगी सुधा। क्या मैंने कभी आपको कुछ गलत समझाया, प्यार में कोई कमी रखी? आप बहुत किस्मत वाली है जो जीजा जी के रूप में आपको बहुत ही समझदार प्यार करने वाले पति मिले हैं। आप यहाँ झगड़ा करके तो आ गई, पर वहाँ जीजा जी का क्या हाल हो रहा है क्या आप जानती हैं? आपके घर से निकलते ही दौड़ते हुए आपके पीछे आए, तब तक आप गाड़ी से निकल चुकी थी। बता रहे थे भाभी, सुधा शायद आपके पास आ रही है, बहुत गुस्से में है, उससे कुछ मत पूछिएगा, वैसे ही बहुत परेशान है, गलती मेरी ही है। अपनी प्यारी सी पत्नी को छोटी-छोटी ख्वाहिशों भी पूरी नहीं कर पाता, बहुत असफल इंसान हूँ मैं, बस माँ को खाना खिलाकर दवाई देकर आता हूँ सुधा को लेने। सुधा बोली, क्या भाभी, आप सच कह रही हैं? उन्होंने आपको पहले ही बता दिया था, मेरी कोई बुराई को कोई गलती नहीं बताई, फिर आपने बताने में इतनी देर क्यों की? मैं बस आपको समझाना चाहती थी, रिश्ते खत्म करना बहुत आसान है पर उन्हें संजो कर रखना बहुत मुश्किल। तो क्या फैसला किया है आपने? आपने कमरे में सामान रखवा दूँ आपका, आराम से यहीं रहिए, किटी-पार्टी कीजिए। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं भाभी? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं भी कितनी नासमझ हूँ, अपने पति को ही नहीं समझ पाई। आप नहीं होती तो शायद आज मैं अपने घमंड के आगे अपना सबसे अनमोल रिश्ता खो देती। थैंक यू सो मच भाभी, आप दुनिया की बेस्ट भाभी हो। अरे बस, आपकी इसी मासूमियत भरी बातों से तो जीजाजी आपकी हर गलती नज़रअंदाज कर देते हैं। अब कोई गलती नहीं करूँगी भाभी, आपकी तरह अपनी सारी ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभाऊँगी। ये हुई ना बात, वो देखिए आपको कैसे निहार रहे हैं। जीजाजी गेट पर खड़े थे। सुधा झेप गई। तब तक मनीष और उसके पिताजी भी आ गए। पिताजी बोले, अरे रेखा, हो क्या रहा है? दामाद जी आए और तुरंत चल दिए। रेखा देवी बोली, कुछ नहीं, बस आज कुछ रिश्ते पक्के हो चुके हैं। किसी के संस्कारों ने आज एक घर बर्बाद होने से बचा लिया। रेखा देवी आज दीदी को पूर्ण रूप से अपना चुकी थी। दोनों सास बहू एक दूसरे से लिपट कर सालों के अपने रिश्ते को प्रेम रूपी माला में पिरो चुकी थी। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब